हेलो जी, मैं हूं सी लोकेश पांडे और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा बज़ है। और सबसे पहले तो सभी प्रोफेशनल्स को बहुत बहुत बधाई कि नया इनकम टैक्स बिल आ चुका है और बहुत जल्दी लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस होने जा रहा है और फिर ये शक्ल ले लेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 की। तो सर जब से इसकी हलचल मार्केट में स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा डाउट्स थे लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थे कि इस बिल में ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, किसको बेनिफिट होगा, किन प्रोफेशनल्स को इससे नुकसान हो सकता है। फाइनली वो सारे स्पेकुलेशन का अंत हो गया है और नया इनकम टैक्स बिल आ गया है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और जो ये नया बिल आया है इनकम टैक्स बिल 2025, जो कि जब दोनों हाउसेस में पास हो जाएगा तो ये रूप ले लेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे होंगे, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। उन प्रॉब्लम्स को क्या ये इनकम टैक्स बिल जो आया है ये दूर कर पाया है कि नहीं, ये हम समझने वाले हैं। मेजर कुछ 17-18 पॉइंट्स में हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या डिफरेंस है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और नया आया हुआ इनकम टैक्स बिल 2025 में। बात करें सर तो इसका नाम होगा इनका अभी इनकम टैक्स बिल 2025 और जब ये दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा तो बिल से बन जाएगा ये एक्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बिल नंबर 24 ऑफ 2025। अब सर पहला डिफरेंस की बात करें तो सेक्शन सेक्शन में एक मेजर चेंज आया है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शंस थे और इसमें है टोटल 536। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉज 536 जो कि बात करता है रिपील ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि लास्ट सेक्शन है। फिर बात करें शेड्यूल की तो 14 शेड्यूल्स थे आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और 16 है इस नए बिल में। शेड्यूल 16 इज द लास्ट शेड्यूल। पेजेस की बात करें तो इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की वजह से 1200 से ज़्यादा पेजेस देखने को मिलते थे हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और अभी हो चुके हैं 622 पेजेस, यानी कि अराउंड हाफ हो गया है ये इनकम टैक्स बिल में। चैप्टर्स सेम है, पहले भी 23 चैप्टर्स थे और अभी भी 23 चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस। अब बात करें तो एक मेजर चेंज आया है टर्मिनोलॉजी में, जो कि हम सबको पता था। पहले हम यूज करते थे प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हमने इनकम कमाई है, और यूज करते थे हम असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में इनकम का असेसमेंट होता था प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम का। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आया है, वो ये है कि अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है सर टैक्स ईयर से। अब इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कॉमन मैन को, जिसको हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहती थी प्रीवियस ईयर को लेके, असेसमेंट ईयर को लेके, और साथ साथ हम प्रोफेशनल्स को भी उनको समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे टैक्स ईयर की डिफिनीशन आई है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट टैक्स ईयर का मतलब होगा 12 मंथ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल से। तो सर बहुत ही ईजी कर दी गई है इस बार टैक्स ईयर की डिफिनीशन, जिससे कि आम जनता को समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम बात करें तो कोई भी एक्ट आता है तो उसमें टेक्निकल जार्गन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कि आम इंसान को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक नॉट विथ स्टैंडिंग, प्रोविजोज, एक्सप्लेनेशन, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज होते थे आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो कि इसमें एक बड़ा चेंज और लेके आए हैं। नॉट विद स्टैंडिंग को हटा के ये ले आए हैं इरेस्पेक्टिव। तो जैसे कि ये एक सबसेक्शन है आपका रेसिडेंट का, तो उसमें यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग की जगह ये यूज कर रहे हैं रिस्पेक्टिव का। जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो ये है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 226, यानी कि सब सेक्शन 226 में जो कुछ भी लिखा है अब आप उसे भूल जाइए। एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ टैक्स ईयर इफ, और आगे कंडीशंस है। तो सर एक ये बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है। बेसिकली बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की गई है, बट वो रियल लाइफ में देखा जाए तो स्टिल इतने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकलिटीज होती है, जिससे कि एक कॉमन मैन को समझने में बिल अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करें सर अगले चेंज की, तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के प्रोविजंस हुआ करते थे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में। भले ही उसको एबॉलिश कर दिया गया था 2009 में, बट क्योंकि वो पहले से हुआ 1961 एक पुराना एक्ट चला आ रहा था तो उसमें वो इंक्लूडेड थे। अब उसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि सर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो कि एबॉलिश हो चुके हैं, तो उसको फिर से रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब बात करें सर टीडीएस प्रोविजंस की, तो उसमें भी मेजर चेंज आया है। पहले की बात करें तो मल्टीपल सेक्शंस में स्कैटर्ड थे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में टीडीएस के बारे में जानकारी दी गई थी। अब क्या किया इन्होंने, इस बिल में कंसोलिडेट कर दिया है इसे एक सिंगल सेक्शन में और एक टेबल में ले आए हैं टीडीएस के प्रोविजन। सिर्फ टीडीएस ही नहीं बल्कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन,
सैलरीज के आपके एग्जेम्पशंस, इन सबको भी ये एक टेबुलर फॉर्म में लेके आया है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़ें। बार बार आपको डिफरेंट सेक्शंस के रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल को इनकॉर्पोरेट किया है, देखिए ये टेबल है सर पेमेंट टू रेसिडेंट के टीडीएस की। यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, नेचर ऑफ इनकम, कमीशन और ब्रोकरेज की बात चल रही है, पेयर कौन होगा सर अगर कोई पर्सन कर रहा है या स्पेसिफाइड पर्सन, और यहाँ पे रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट की जानकारी दे दी है। यानी कि टेबुलर फॉर्म में जब हम अपने सीए की पढ़ाई करते हैं तो डिफरेंट टीचर्स टेबुलर फॉर्म में बांट के हमें टीडीएस का चार्ट देते हैं, तो उसी तरीके का इन्होंने इस बार सीधे इनकम टैक्स बिल में डाल दिया है। अब बात करें सर प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन की, तो यहाँ पे भी वही कहानी थी कि डिफरेंट सेक्शंस में स्प्रेड थे, उन्हें ये एक साथ ले आया सिंगल सेक्शन में और टेबुलर फॉर्म में। अगर एग्जांपल देखें टेबल का, ये जो भी सारी मेरी टेबल, ये मैंने टेबल्स निकाली है, ये इनकम टैक्स बिल से ही निकाली है, तो एज इट इज वहां पे ऐसी है। सीरियल नंबर आ जाता है आपका, स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन क्या होगा सर, एसएससी कौन सा एलिजिबल होगा, किस टर्नओवर तक आपको प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हो, तो सब कुछ इन्होंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया है। सैलरीज एंड डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही है, डिटेल था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉम्प्लेक्स थे काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस, तो अब इन्होंने क्या किया उसे भी सिंप्लीफाइड टेबल के फॉर्म में ले आए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है जो बोलती है कि इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज कैसे कंप्यूट होगी सर, आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन ऑफ द नेचर, जो भी इस कॉलम बी में आपके मेंशन है, इस कॉलम की ये बात कर रहे हैं, तो डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज का पूरी टेबल लेके आए। जैसे बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे इन्होंने अमाउंट लिख दिया है कि किस अमाउंट पे डिडक्शन मिलेगा, तो ये टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ें याद होने लग जाती है, तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। अब बात करें कंप्लायंस, बर्डन काफ़ी हुआ करता था क्योंकि प्रोविजंस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हुआ करते थे, लीगल जार्गन्स बहुत होते थे, तो वहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा एसएससी के ऊपर आ जाता था कंप्लायंस का। लेकिन इस इनकम टैक्स बिल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंप्लायंस बर्डन कम होगा और स्ट्रक्चर्ड एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हो जाएंगी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी बचेगी नहीं। अब सर एक जो मेजर इन्होंने चीज़ इंक्लूड की है इनकम टैक्स बिल में, वो है टैक्स पेयर चार्टर। सर चार्टर की बात करें तो ये लीगल डॉक्यूमेंट एक होता है जिसमें कि किसी भी पर्सन की, यहाँ पे अगर हम टैक्स पेयर की बात करें तो टैक्स पेयर के राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल होती है। क्योंकि जो इनकम टैक्स बिल बना है वो टैक्स पेयर्स के लिए ही बना है, तो अगर उन्हें अपनी राइट्स और अथॉरिटीज के बारे में क्लियरली पता होगा तो बहुत से लीगल प्रोसीडिंग्स से वो बच जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने टैक्स पेयर चार्टर की बात की है, ये बोला गया है कि बोर्ड शैल अडॉप्ट एंड डिक्लेयर अ चार्टर फॉर टैक्स पेयर, बोर्ड सर अडॉप्ट करेगा और डिक्लेयर करेगा एक चार्टर, किसके लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, और वो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इशू करेगा किसे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, जो उसे ठीक लगती है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते इस चार्टर का। अब बात करें सर लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट्स की, तो क्योंकि एक तो इतना पुराना आपका इनकम टैक्स एक्ट है, 1961 से चला आ रहा है, मोर देन 60 ईयर्स हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आए, क्यों, एम्बिग्विटीज की वजह से, जो मैंने ऊपर में मेंशन किया था। इस इनकम टैक्स बिल में इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए जो पुराने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे, जो कि केस लॉज हुआ करते थे, जो हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से ढूंढ के चीज़ें निकालते थे, वो इन्होंने इसी बिल में इनकॉर्पोरेट कर दिया है ताकि बेटर क्लैरिटी हो सके, ना सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि एसएससी के लिए भी। अब इनकम एग्जेम्पशन में भी इन्होंने क्या चेंज लेके आया है बिल पे, पुराने टाइम की हम बात करें तो मेंशन मेन एक्ट में ही था सारे एग्जाम्पशन के बारे में, बट अब इन्होंने बेटर रीडेबिलिटी के लिए इसको शेड्यूल में ट्रांसफर कर दिया। इसका शेड्यूल है सर शेड्यूल 6, जहाँ पे अगर हम फिर से देखें तो ये बोलते हैं इनकम, अब यहाँ पे आपकी टेबल है, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, कौन सी इनकम नहीं होगी सर, एलिजिबल पर्सन क्या है और क्या कंडीशन है जब आपको ये एग्जाम्पशन मिलेगा, तो इसे भी इन्होंने टेबल पे मूव कर दिया। इनका मेनली फोकस ये था कि जो चीज़ें स्कैटर्ड थी उन्हें एक जगह लाया जाए और बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रीडेबिलिटी के लिए टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को जितना हो सके उतना प्रेजेंट किया जा सके। सर अगले मेजर चेंज की बात करें तो ये चेंज लेके आया है ईसॉप्स में। ईसॉप्स हमें पता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसका हमारा सर इंड एएस भी हम पढ़ते हैं अपने सीए फाइनल में, इंड एएस 102 बात करता है शेयर बेस्ड पेमेंट की। तो पहले की बात करें सर इनकम टैक्स एक्ट पुराने में, तो कोई भी क्लियर स्टैंड अलोन प्रोविजंस इसके बारे में नहीं थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते थे। तो अब ये इन्होंने नए इनकम टैक्स बिल में क्लियर डिफाइंड प्रोविजंस लेके आया ताकि लिटिगेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाए। अब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट अमेंडमेंट्स ऐसे आ रहे थे रेट्रोस्पेक्टिव, जिससे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट एक हो रही थी टैक्स पेयर के बीच में। सर रेट्रोस्पेक्टिव की बात करें तो सर
रेट्रोस्पेक्टिव मतलब एनीथिंग विच इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम द पास्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज एक कानून बना है आपका और गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट लेके आई और बोलती है कि पुराने पिछले सालों से भी ये कानून आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे कि आज के डेट में हो, तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। इसका एक प्राइम एग्जांपल है सर वोडाफोन केस, आप इसको चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में भी। ये सर लैंडमार्क जजमेंट रहा है रेट्रोस्पेक्टिव एक अमेंडमेंट का, तो वहां पे आप देख सकते हो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सर इस इनकम टैक्स बिल में ये एम कर रहे हैं ताकि ये कुछ ऐसे चेंजेस जो भी रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं उसको रिड्यूस किया जाए ताकि एक सर्टेनिटी क्रिएट हो सके सर टैक्स पेयर के बीच में। अब सर बात करें तो जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई थी क्योंकि 60 साल से ज़्यादा का वो एक्ट हो गया था। हर साल आपका फाइनेंस एक्ट आता है, ढेरों अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई थी। उसको चेंज करने के लिए, उसको कैटर करने के लिए ये लाया है इनकम टैक्स बिल, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इस नए बिल के इंट्रोडक्शन का। अब लास्ट में बात करते हैं सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर कब से ये एप्लीकेबल होगा। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है लोगों को, ये लग रहा है कि क्योंकि ये फेब 2025 में आया और नया फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा जो कि 25-26 होगा, तो क्या ये एप्लीकेबल तब से है? नहीं सर, ये तब से एप्लीकेबल नहीं है। तो सर ये नया इनकम टैक्स बिल एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, जो कि क्लियरली मेंशन्ड है आपके इनकम टैक्स बिल में। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 अप्रैल 2026, यानी कि सब कुछ ठीक रहा तो ये फोर्स में आ जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो सर ये थी आज के लिए वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या मेजर डिफरेंसेस है आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और इनकम टैक्स बिल 2025 में, किन चैलेंजेस की वजह से गवर्नमेंट को ये नया इनकम टैक्स बिल लाने की ज़रूरत पड़ी। आगे के लिए मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लाता रहूँगा जिससे कि आप भी इन्फॉर्म्ड रह सको और मैं आपको इन्फॉर्म रख सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने कॉलीग्स के साथ और सब्सक्राइब करिएगा चैनल आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।